everyone, welcome back to my channel. So till now I have discussed a lot about mutual funds. मैंने बहुत सारे वीडियोस में म्यूचुअल फंड के बेसिक्स भी कवर किए हैं और म्यूचुअल फंड की क्या ग्रोथ हो सकती है, आगे आने वाले टाइम पे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ शेयर किया हुआ है. So till now I hope that if you've been consistently watching my videos, you know that what power mutual fund industry holds. बट यहाँ पे भी आके कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि ठीक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे वेयर डू वी हैव टू इन्वेस्ट, वेदर इट्स अ लार्ज कैप कंपनी और अ स्मॉल कैप कंपनी और अ मिड कैप कंपनी. बट बेसिकली ओवरऑल जो मैंने देखा है ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि कहीं पे सेफ्टी है, कहीं पे रिटर्न्स हैं, कहीं पे रिस्क है. सो टुडे वील अंडरस्टैंड, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे अच्छा खासा. वील ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट इंडियाज ग्रोथ एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द सर्टन टाइप्स ऑफ कंपनीज, द सर्टन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की जो ग्रोथ है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो इनिशिएटिव्स हैं या कुछ उनके प्लान्स की वजह से भी किन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा, बेटर रहेगा. So we'll discuss everything about it. We'll discuss about small cap and large cap comparison in this particular video. Please stay till the end. So guys, let's first talk about India. कि India इस समय किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट ऑफ ग्रोथ पे है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, और पिछले 10 सालों में what is the kind of growth we have achieved. So let me tell you, we are at an inflectionary point right now. What does it mean? It actually means कि पिछले 10 सालों में, यानी कि 2015 से 25 के बीच में हमने ऑलमोस्ट ट्वाइस ग्रोथ अचीव करी है, विच इज अ 2x. We were almost a $2.1 trillion economy and we came to $4.3 trillion economy in 25. So this is a very tremendous growth. Almost 105% का increase है. और जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, ये इंडिकेटर होता है कि कंट्री की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, कंट्री ग्लोबल लेवल पे विजिबल हो रहा है. एक लो ग्रोथ फेज से इट इज लीपिंग इनटू अ फेज विच इज वेरी हाईली प्रोडक्टिव, वेयर कंपनीज आर गेटिंग मच मोर एक्सपेंशन, राइट. सो ये एक फैक्टर है. हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनीज को भी इफेक्ट करता है. बट बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि कैसे गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को उतना ही ज्यादा हेल्प करने में बूस्ट कर रही है. और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर साथ में आगे काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है लार्ज कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करने में. सो लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. व्हाट हैज हैपेंड इज दैट पोस्ट कोविड जो हमारी डिमांड है वो कुछ सर्टेन परसेंटेज से रिड्यूस हुई है. दिस इज एन इकोनॉमिक डेटा कि आफ्टर कोविड आवर डिमांड हैज सर्टेनली फॉलन अ बिट, राइट. लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने चुपचाप वो बैठी नहीं रही. गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सर्टेन मेजर्स. आई थिंक आए दिन आजकल आप देखते रहते होंगे कि देयर आर अ लॉट मेनी न्यूज आर्टिकल्स, देयर आर लॉट मेनी टेलीविजन चैनल स्पीकिंग अबाउट दिस, कि आरबीआई ने सीआरआर कम किया है, एसएलआर के रेट्स कम हुए हैं, या इनकम टैक्स जो स्लैब्स हैं उनमें घटौती हुई है. सो व्हाई आर दे डूइंग ऑल दीज थिंग्स? जब हमारी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस लाती है तो वो यूजुअली इसीलिए लाती है कि या तो उनको कंजम्पशन बढ़ाना होता है, ईदर इट इज फॉर एन इन्फ्लेशनरी पॉइंट और अ डिफ्लेशनरी पॉइंट. ठीक है. If you want me to discuss about it in detail, because this is a very vast topic, monetary policies and fiscal policies, these are a very very vast and detailed topics, and इसके बारे में हम अगर एक separate video बना के बात करें तो वो better रहेगा. For now I would say कि government has initiated certain measures which are extremely powerful for the boost of Indian economy. तो अब हम बात करते हैं कि मैंने क्यों आपको इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताया और क्यों आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताया. क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्यूमुलेटिवली ये बताती हैं कि इंडिया इस समय एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी ग्रोथ के पीरियड में है. हम बहुत ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं, और ग्रोथ अभी हम आगे जाके वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. बट फॉर नाउ ग्रोथ आपको सबसे ज्यादा जो दिखती है वो स्मॉल कैप कंपनीज में दिखती है. इसके पीछे की बहुत ही सिंपल लॉजिक है. अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें, जो कि आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो बेसिकली अगर वो आपको 10x ग्रोथ दे देगी तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी. और ये उसके लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतना प्रैग्मेटिक नहीं है कि वो इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दे. लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज के लिए बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना, आपको 25x 15x के रिटर्न्स देना बहुत ज्यादा मुमकिन होता है, स्पेशली उन टाइम्स में जबकि जिस कंट्री में वो ऑपरेट करी है वो कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. और इसीलिए मैंने आपको इंडिया की कुछ ग्रोथ हिस्ट्रीज के बारे में अभी बताया. Now let's actually talk about the difference between the small cap and large cap companies. So now first understand कि what is the difference between large cap and a small cap company. See, large cap companies are basically those which has a net worth or a turnover of around 50,000 crore plus, whereas small cap companies are those which are less than 10,000 crore. So this is the basic difference between both of them. Now let's actually talk about what are the possible returns they can offer. You can see on my screen that
एक स्मॉल कैप कंपनी आपको 2x 3x 4x वो रिटर्न्स वो उतनी ज्यादा नहीं देती. लार्ज कैप कंपनीज कैन गिव दैट बिकॉज दीज आर मिनिमल रिटर्न्स विच यू एक्सपेक्ट व्हेन यू इन्वेस्ट. बट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स लाइक 25x लाइक 15x 10x ये रिटर्न्स कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनीज ऐसी एक भी नहीं है जो आपको ऐसे रिटर्न्स दे सकती है बिकॉज ऑफ द मेंशन लॉजिक विच आई जस्ट गेव यू. But small cap companies still have that potential to give you this kind of returns, and especially in a country like India where we are actually seeing what is the real growth potential, what is the real expansion strategies which the government is also following, which the private sectors are also undertaking, right? So this is the kind of thing because of this we are seeing a 25x or 15x growth potential in the small cap companies but not in the large cap companies. So now let's talk about the next point of difference between both of them, and that is on the basis of diversification. कि कौन सी कंपनीज हमें कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देती है. यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि लार्ज कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है. यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक्स विच बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर हैविंग एंड ऑल्सो ऑन द थीम्स प्रोवाइडेड. सेक्टर्स कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है. आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज जितने सारे सेक्टर्स कवर अप कर रही हैं उतना लार्ज कैप कंपनीज नहीं कर रही हैं. And also the number of stocks available in the small cap companies are also not in the large cap companies. These are the indexes which are showing that, right? So this is also one point कि the diversification factor is more seen in the small cap companies than in the large cap companies. So ये कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि कैसे रिस्क थोड़ी सी मिटिगेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होता है, जितने ज्यादा सेक्टर्स आपके पास हैं, जितनी ज्यादा कंपनीज अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं वहाँ पे, उतनी ज्यादा आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाई होने लगता है एंड योर रिस्क स्टार्ट्स टू लूजन अप बिकॉज इवन इफ 1 or 2 कंपनीज फॉल आउट, इवन इफ 1 or 2 stocks fall out, you still have others coming up who are recovering your loss and who are maintaining a decency of your portfolio. So now I'd like to sum up all the points of differences which we covered up for both these type of companies. Basically I'd say कि small cap companies do have a hedge on if your motive is to get maximum returns, if your motive is to earn maximum type of profits you can from the industry. तो मैं कहूँगी कि 3 मेन रीजंस हैं आपको क्यों स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए. The very first is that they have the maximum growth potential. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिस हिसाब से कंट्री का एक्सपेंशन होता है, कंट्री ग्रो करता है, तो ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा होता है. लेकिन लार्ज कैप कंपनीज उतना ग्रो नहीं कर पाती हैं बिकॉज दे आर फिक्स, दे आर ऑलरेडी established. But small cap companies still have that potential to grow up exponentially although, right? So this was the one factor. The second factor is the mobility, is the adaptability to change, I'd say. See, large cap companies के लिए बड़े change incorporate करना बहुत tough होता है because they are already well settled there, और industry में almost on a regular basis there are very many changes, something cyclical, something economical, so something or the other is always happening. But for them to adapt, to actually change in to mold away, that is very difficult. लेकिन small cap companies क्योंकि अभी छोटी हैं तो वो change कर लेती हैं, and because of that adaptability factor they also grow, the growth factor is also very high in that terms. The third point or the last point is that they offer your portfolio a diversification, which is almost the most important point जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होगा, जितनी ज़्यादा कंपनीज उसमें होंगी, जितने ज़्यादा सेक्टर्स वो कवर अप कर रहा होगा, उतना ज़्यादा लॉस मेक करने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. So these were the basic 3 points I'd say where small cap companies do have a hedge on. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि स्मॉल कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वी ऑल नो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैव अ वेरी हाई रिस्क एंड नो डाउट दे हैव दैट. But if you are somebody who is of the mindset to take the maximum out of the industry, then I think small cap companies are a great hedge on for you. But indeed it's a choice which is based on your personal portfolio, which is based on your personal risk assessment, your financial needs, your future goals. एंड आइड से कि अगर आपको एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो की बात करनी है और अगर आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को एक सर्टिफाइड इंसान के साथ रिलेट करना है, देन आइड से अर्बन विस्टा वेल्थ इज एन एक्सट्रीमली वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर दैट. एंड द यूएसपी दे होल्ड इज दैट दे एक्चुअली हैव अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ऑन बोर्ड. A CFP is there, and I don't think a certified financial planner, the person who has taken a degree of CFP, nobody is more professional than him or her to advise you on your personal finances. So if you're further interested in
them. I've mentioned their contact list below. You can always go out to them. And also, if you want me to make any certain special videos on, the financial topics, or, any other subtopics or categories from the financial arena, please let me know in the comment section. I'm already planning to make certain videos on monetary policies and fiscal policies, and I'll very soon publish them as well. So till then, take care and thank you for watching.